वन में वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग सिलेक्शन वाली प्रश्नोत्तरी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोगों की 31वीं क्लास होगी। तो आज की भी जो है प्रश्नावली बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आई होप आप लोग को जितनी भी मैंने वीडियो प्रोवाइड करवाई है इंपॉर्टेंट प्रश्नावली से आप लोग की तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल होगी। और रही बात काव्य शास्त्र की भी मैं कंटिन्यू क्लास लूँगी, आप लोग परेशान मत होइए। कुछ टॉपिक है जिसको मैं अच्छे से नोट कर रही हूँ, जैसे कि मैं आप लोग के लिए पहला टॉपिक काव्य लक्षण भारतीय काव्य शास्त्र में कवर करा दी हूँ। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र मैंने बहुत पहले आप लोग को रिचर्ड्स और इलियट को पढ़ा दिया हुआ है, तो वो भी कंप्लीट होगा। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को काव्य प्रयोजन और काव्य हेतु, मतलब जितने ये भारतीय काव्य शास्त्र के हैं वो कंप्लीट करवा दूँ टॉपिक, फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आते हैं। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइए। कमेंट भी आ रहा था कि मैम काव्य शास्त्र की क्लास नहीं होगी, वो मैंने शुरुआत की है तो उसको मैं कंप्लीट कराऊंगी। तो ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस पेपर ज़रूर लगाते रहिए। ठीक है, इसमें आप लोग कमी मत करिएगा, बाकी अच्छे से आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए। और कोई डाउट भी रहा करे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है खुमान रासो, दूसरा ऑप्शन है परमाल रासो, तीसरा है बेसल देव रासो, चौथा है ऑप्शन पृथ्वीराज रासो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाल रासो। ठीक है, आल्हा उदल नामक दो वीर सरदार थे जिनकी वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन जो है परमाल रासो में हुआ है। परमाल रासो की जो है ये कृति है किसकी? ये है जगनिक की। ठीक है, आप लोग जो है ना दोस्तों, जितनी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और उस रचनाओं के जितने भी कॉन्सेप्चुअल बेस पॉइंट हैं उसको भी अच्छे से तैयार करते रहिए, क्योंकि प्रश्न पूछने का ट्रेंड जो है बदल गया है। तो उस तरीके से अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ, ठीक है, इनका इतिहास ग्रंथ है जो कि हम लोग साहित्य इतिहास ग्रंथ पढ़ते हैं। ये क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक किसका ग्रंथ है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। इन्होंने किसे हिंदी का पहला कवि माना है? पहला ऑप्शन है विद्यापति को, दूसरा है अमीर खुसरो, तीसरा सरहप्पा, चौथा ऑप्शन है स्वयंभू। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो है स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। ठीक है, और रही बात सरहप्पा की, सरहप्पा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है और सामान्यतः सरहप्पा को ही सर्वमान्य रूप में हिंदी का पहला कवि माना जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़ है। ठीक है, ये पंक्ति है, तो पूछा है कि यह कथन किस आलोचक का है? जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़ है। पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है विजय देव नारायण शाही, तीसरा ऑप्शन है राम पूजन और चौथा ऑप्शन है श्याम मनोहर पांडे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी, चाहे रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। ठीक है, और रही बात जायसी की, तो जायसी आप लोग याद रखिएगा, जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं वह सूफ़ी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। ठीक है, और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि निर्गुण जो भक्ति काव्य धारा है उसके प्रतिनिधि कवि कौन है। ठीक, ये सब मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है जब भक्ति काल को कवर करा रही थी। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पात्रों को इनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ये प्रश्न लेने का उद्देश्य मेरा यही है, इसमें आप लोग को पात्र पता चलेंगे, साथ में ये जो देखिए जितनी भी रचनाएं आपको दिख रही हैं ये सारे सूफ़ी जो है काव्य धारा भक्ति काल में टॉपिक है उसकी है, और सारी ये महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं। ठीक है, तो इस वजह से यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम लोगों को ये रचनाएं इस साइड दे दी गई हैं, सूची 2 में, सूची प्रथम में उसके पात्र दे दिए गए हैं, तो हमें मिलाना है।
तो पहला इसमें पात्र देखते हैं मैना। मैना जो पात्र है ये जो है रचना चंदायन, ठीक है, चंदायन जो रचना है उसका यह पात्र है। तो चंदायन रचना किसकी है ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये रचना है दोस्तों मुल्ला दाऊद की, ठीक है। चंदायन रचना किसकी है? ये मुल्ला दाऊद की रचना है और चंदायन रचना के पात्र मैना। फिर है अगला जो है पात्र ऋतुवर्ण। ऋतुवर्ण है ये जो पात्र है ये सत्यवती कथा जो रचना है उस जो है रचना की पात्र हैं। और इनकी रचनाकार की बात की जाए तो ईश्वर दास, ठीक है, ईश्वर दास सत्यवती कथा की जो है रचनाकार हैं। फिर अगला है रुक्मणी। रुक्मणी जो है दोस्तों ये जो है पात्र ये हो जाएगा पहला, मृगावती जो रचना है उसके पात्र हैं रुक्मणी, राजकुमार ये सब। और ये जो है रचना है कुतुबन की, ठीक है। फिर अगला है पात्र राघव चेतन। राघव चेतन बहुत ही महत्वपूर्ण जो रचना है पद्मावत उसकी पात्र है। इसमें राघव चेतन, रतन सेन, पद्मावती, नागमती ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र हैं, चारों याद रखिएगा। फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, राघव चेतन, रतन सेन, पद्मावती और नागमती ये पद्मावत रचना के प्रमुख पात्र हैं। और पद्मावत रचना किसकी है? ये जो है जायसी की रचना है। जायसी सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। क्लियर। अब ये जो है चारों जो है पात्र हो गए। तो अब याद रखिएगा आप लोग ये हंस जवाहिर, हंस जवाहिर रचना भी देख लीजिए। ये है किसकी? ये है काशिम शाह की, ठीक है। ये रचना किसकी है? काशिम शाह की। तो ए वाला जो है पहला ये चंदायन हो जाएगा, ऋतुवर्ण सत्यवती कथा बाकी हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हाँ पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि अपने जो है तैयारी किस प्रकार से करनी है, ठीक है। डिटेल में सारी चीज़ें पढ़नी है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है रचनाएं दे दी गई हैं और रचनाकार को, तो इसमें हमें देखना है कि कौन सी जो है रचना कौन से रचनाकार से सुमेलित बैठ रही हैं, ठीक है। तो पहली जो है हम लोग देखते हैं रचना है कवित्व रत्नाकर जो कि सेनापति जी का है, बिल्कुल सही है। दूसरा है छंदसार। छंदसार ये भूषण का दिया हुआ है, तो भूषण की ये रचना नहीं है, ये रचना है दोस्तों मतीराम की। तो इस प्रकार से बी वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। बाकी साहित्यसार ये मतीराम बिल्कुल करेक्ट है। गंगा लहरी ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है पद्माकर की, काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने की है, ठीक है। बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने की है? पहला ऑप्शन है लल्लू लाल, दूसरा है जगन्नाथ दास रत्नाकर, तीसरा ऑप्शन है सूरती मिश्र, चौथा है अंबिका दत्त व्यास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लल्लू लाल, ठीक है। बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से लल्लू लाल ने की। इसकी रचना 1818 ईस्वी में हुई है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बिहारी सतसई से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे भी जाते हैं। अगले जो है प्रश्न की बात करें हम लोग, वैदेही वनवास के लेखक हैं। वैदेही वनवास के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त जी, दूसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय और तीसरा है गया प्रसाद शुक्ल सनेही, चौथा ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी। तो वैदेही वनवास किसकी रचना है? ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की, ठीक है। और इनकी प्रमुख रचनाएं और भी बहुत है, जैसे कि प्रिय प्रवास बहुत बार पूछा जाता है, और चुभते चौपदे चोखे चौपदे काफ़ी बार पूछा जाता है। रस कलश इनका ये रीति निरूपक ग्रंथ है। वैदेही वनवास तो है ही ये, ठीक है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। छायावादी काव्य के प्रमुख 4 स्तंभ किन्हें माना जाता है? देखिए प्रश्न एक तरीके से मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सरल भी है, थोड़ा ट्रिकी भी है, ठीक है। क्योंकि छायावादी के वृहद त्रयी और छायावाद के लघु त्रयी में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा ट्रिकी प्रश्न है यह। बाकी अगर 2-3 बार पढ़ेंगे तो वो रटा ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसमें देखते हैं हम लोग। तो छायावादी काव्य के प्रमुख 4 स्तंभ किन्हें माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है प्रसाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा, दूसरा है शिव मंगल सिंह सुमन पंत, दूसरा है प्रसाद पंत निराला महादेवी
वर्मा जी। तीसरा है प्रसाद मुक्तिबोध गोपाल सिंह नेपाली और पंत। चौथा ऑप्शन है मुकुटधर पांडे, निराला, दिनकर और प्रसाद। तो छायावाद काव्य के प्रमुख चार स्तंभ की बात करें तो पहले हैं जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, अर्थात ये बी वाला ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये आप लोग याद रखिएगा। और छायावाद की लघु त्रय की बात करें तो जो इसमें आप लोग तो आराम से याद कर लेंगे जितने, मतलब ये वर्मा तीन, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, ये छायावाद के लघु त्रय में आते हैं। ठीक है, वृहद त्रय की बात करें जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पंत। ठीक, हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कोणार्क नाटक के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, दूसरा है रामविलास शर्मा, तीसरा है जो है जगदीश चंद्र माथुर, चौथा ऑप्शन है मोहन राकेश। तो कोणार्क नाटक के रचयिता हैं जगदीश चंद्र माथुर। इसका प्रकाशन वर्ष याद रखिए 1951। ठीक है, इनके जितने भी महत्वपूर्ण नाटक है दोस्तों आप लोग सारे रट जाइएगा, वो भी प्रकाशन वर्ष के साथ। कोणार्क है, शारदिया है, पहला राजा है, रघुकुल रीति और दशरथ नंदन। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जगदीश चंद्र माथुर के जितने भी हैं नाटक याद रखिएगा। अगला है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है रणधीर प्रेम मोहिनी, दूसरा है महारानी पद्मावती और तीसरा है तप्ता संवरण, चौथा ऑप्शन है संयोगिता स्वयंवर। तो इसमें पूछा है कि श्रीनिवास दास की कौन सा नाटक इनमें नहीं है। देखिए, रणधीर प्रेम मोहिनी है, तप्त संवरण भी है, संयोगिता स्वयंवर भी है, बी वाला दोस्तों नहीं है महारानी पद्मावती। ठीक है, इम्पॉर्टेंट तो ये तीनों हैं, तीनों आप लोग एकदम रट जाइएगा, पूछा जाता है। इनमें भी देखा जाए तो रणधीर प्रेम मोहिनी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इनका नाटक है, जिसका प्रकाशन वर्ष में यहाँ लिख दूँ 1877 है। ठीक है, 1877 रणधीर प्रेम मोहिनी। और संयोगिता स्वयंवर की बात करें तो 1886 और तप्त संवरण ये जो है इसका हो जाएगा हाँ 1883 है। ये सब जब मैं यूजीसी नेट की तैयारी कर रही थी तो इतना ज़्यादा उसका जो प्रश्न पूछने का दोस्तों पैटर्न है ना, चल लीजिए आप लोग 50 जिन मतलब बहुत लोगों ने आप लोगों में से दिया ही होगा, बहुत लोग क्वालिफाई भी होंगे तो उनको पता होगा। आधा से ज़्यादा तो भाई इतना ज़्यादा सही याद करना पड़ता है, 50% तो यहीं से ही रचना याद कीजिए, प्लस उनका प्रकाशन वर्ष याद कीजिए, प्लस जितने भी साहित्यकार हैं उनकी जन्म तिथि जान लीजिए। आप लोग 50% क्वेश्चन तो सिर्फ मिलान वाले ही रहते हैं नेट में। ठीक है, तो उस वजह से मुझे बहुत याद हो गया, इतना ज़्यादा लिख मैं जो है ऐसे ही याद की हूँ, लिख के याद की हूँ, वो अपने आप याद हो जाता है, कोई ट्रिक प्रकाशन में नहीं लगता है। ठीक है, जितनी बार आप लोग लिखेंगे उतनी बार जो है माइंड के सेकेंडरी मेमोरी में वो होता रहता है, आराम से हो जाता है। जब प्रश्न आता है तो बहुत ही आराम से हो जाता है। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, 2 आता है, अगर 1-2 नहीं भी आता है तो भी उसमें उतना सेंस ऑफ ह्यूमर काम करता है कि हो जाता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप लोग को लिख के याद करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जो है चीज़ें भूलती नहीं हैं। अगला प्रश्न है कि देवकी नंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम कब प्रकाशित हुआ है। पहला ऑप्शन है 1905, दूसरा है 1906 और तीसरा है 1902, चौथा ऑप्शन है 1908। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1905। ठीक है, देवकी नंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम सन 1905 ईस्वी में प्रकाशित है। इनके बहुत और भी महत्वपूर्ण उपन्यास जैसे चंद्रकांता है, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, ठीक है, गुप्त गोदना, काजर की कोठरी, ये सब इनके उपन्यास हैं देवकी नंदन खत्री के। अगला प्रश्न है कि ऑर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित उपन्यासकार हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है देवकी नंदन खत्री, दूसरा है किशोरी लाल गोस्वामी, तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद, चौथा है गोपाल राम गहमरी। तो ऑर्थर कॉनन डॉयल से प्रकाशित उपन्यासकार हैं गोपाल गहमरी। ठीक है, गोपाल गहमरी एक जासूसी उपन्यासकार हैं, याद रखिएगा। हाँ,
पूछा जाता है कि जासूसी उपन्यासकार इनमें से कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा गोपाल राम गहमरी। इनकी प्रमुख कृतियों की बात करें तो अद्भुत लाश, गुप्तचर, शरकटी लाश, ये सब इनकी जो है रचनाएं हैं। अगला प्रश्न की बात करें कि 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन हैं। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा है चंद्र शर्मा गुलेरी, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, चौथा है विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक। तो 11 वर्ष का समय जो कहानी है इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, और 11 वर्ष का समय कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी भी जो है कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण लाल ने अपनी शिल्प विधि की दृष्टि से कहा है। ठीक है, और जब हम लोग कहानी वाला गद्य में पढ़ेंगे तो उसमें भी अलग अलग विद्वानों ने अपने हिसाब से बताया है कि ये प्रथम कहानी है, तो उसी हिसाब से लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से 11 वर्ष का समय कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। ठीक है, तो अगला, हाँ ठीक है, ये तो रिवाइज हो गया। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, और आज का लास्ट प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है। तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है कुटज, दूसरा है अशोक के फूल, तीसरा है गतिशील चिंतन, चौथा है आलोक पर्व। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रथम निबंध संग्रह इसमें जो है हो जाएगा अशोक के फूल, जो कि 1948 ईस्वी में प्रकाशित है। ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध को जो है याद रखिएगा व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। ठीक है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हिंदी के प्रमुख निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को क्या कहा है, व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज। तो याद रखिएगा आप लोग। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न दोस्तों। प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग को यह प्रैक्टिस सेट पेपर मिले, क्योंकि मैं जितने भी प्रश्न आप लोगों को करा रही हूँ सब बहुत ही महत्वपूर्ण, परंपरागत बिल्कुल नहीं है, बहुत ही अच्छे ही प्रश्नों को करा रही हूँ दोस्तों, छाँट के। और मैं बता दूँ जो जितने भी मैं प्रश्न करा रही हूँ ये किसी अलग बुक से नहीं करा रही हूँ आप, क्योंकि आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा रही होंगे, क्योंकि मतलब कोई भी नंबर मिल जाता हो, कभी 9 प्रश्न कभी सीधे 47वां आ जाता होगा। तो ये इसलिए आता है ना क्योंकि अलग अलग प्रैक्टिस सेट से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही मैं आप लोग को करवाती हूँ। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।